नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल के मोती नगर में रेलवे की चौथी लाइन और सुभाष नगर आरओबी विस्तार को लेकर प्रशासन ने 500 मकान और 110 दुकानों को हटाने का निर्देश दे दिया है। मामले को लेकर लोगों का कहना है कि वो विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन 500 परिवारों और 110 दुकानों को हटाने से उन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। लोगों ने बच्चों की परीक्षाओं का भी हवाला देते हुए प्रशासन से कुछ समय और दिए जाने की मांग की है और इसके साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि वो यहां से हटने को तैयार हैं, लेकिन सरकार उन्हें विस्थापित करे, बेघर न करे। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां भोपाल के मोती नगर रेलवे की चौथी लाइन और सुभाष नगर आरओबी विस्तार को लेकर प्रशासन ने 500 मकान और 110 दुकानों को हटाने का निर्देश दे दिया है। ये लोग यहां पर कुछ समय से अस्थायी आवास बनाकर रहने लगे थे और कुछ जगह स्थायी आवास, पक्के मकान भी बना लिए गए हैं। तो अब रेलवे की एक चौथी लाइन का यहां पर विस्तार होना है, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के मोती नगर में बसे 500 मकानों और 110 दुकानों को हटाने का निर्देश प्रशासन ने किया है। लगभग ये लोग 50 साल पहले यहां पर बसे हुए थे। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, ये हम आपको बता दें कि जो चौथी लाइन डालने का काम जो है किया जाना है, ऐसा प्रशासन का दावा है कि चौथी लाइन डाली जानी है। उसको लेकर ये इलाका को खाली कराना। कुछ स्थानीय महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आंटी बताइए, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और क्या निर्देश आप लोगों को मिले हैं यहाँ पे? में कम तकरीबन 45 साल हम लोगों को मोती नगर में हो गई है और मोती नगर को एक आदेश दिया जा रहा है कि मोती नगर खाली कराया जाएगा और मोती नगर के लोगों को हटाया जाएगा। तो ये बताइए, हम पेपरों के टाइम, इस टाइम पे बिल्कुल बच्चे आखिरी स्टेज पे है पेपरों के, हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। और हम ये चाहते हैं शासन को, अगर इस जगह की जरूरत है तो हम स्वच्छता से छोड़ने को तैयार है, लेकिन उससे पहले हमें जगह चाहिए, मुआवजा चाहिए। भाई जितनी जगह जरूरत है तुम ले लो, भाई हमें भी तो कहीं कुछ दो। तो जो हम लोग बसें कहीं जाके, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पोता पोती पढ़ रहे हैं, कि बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? जब दुकान हट जाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? सबका ये कहना है कि वो जगह देने को तैयार है, लेकिन उनका विस्थापन होना चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। और चलिए अब चलते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, 500 मकान और 110 दुकानों को हटाए जाने का निर्देश है, जो कि विकास कार्य होने हैं, आरओबी बनेगा, चौथी रेलवे लाइन का यहां पर विस्तार हो रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि हमें विस्थापित किया जाए, बेघर नहीं। बिल्कुल आशीष, देखिए शहर के बीचों बीच का ये पूरा इलाका है। सुभाष नगर और प्रभात चौराहे के बीच का ये पूरा मोती नगर इलाका है और रेलवे लाइन की चूंकि ये इलाका आसपास बसा हुआ है, लेकिन 50 साल पहले ये लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू हुए थे और कई लोगों ने पक्के आवास भी बना लिए और बड़ी सड़क किनारे जो है वो दुकानें बनी हुई हैं। और ऐसे में अब चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से चौथी लाइन रेलवे की डलनी है, उसको लेकर अब काम शुरू होना है। तो ऐसे में इन लोगों को वहां से हटाए जाने के नोटिस जो है सबको दे दिए गए। इसके साथ ही एक फ्लाईओवर और आरओबी का निर्माण भी वहां पर होना है। ऐसे में जो दुकानें हैं वो उसकी जद में आ रही हैं, तो ऐसे में उन दुकानों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस सबको लेकर स्थानीय जो ग्रामीण है, उनका जो स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो अपनी जमीन देने को तैयार है। लेकिन सरकार पहले ये भरोसा दे कि वो विस्थापित उनको कहां किया जाएगा, पहले उनका विस्थापन करे, उसके बाद ये जमीनें ले। हालांकि वो कह रहे हैं कि मौखिक तौर पर तो अधिकारियों ने उनको ये कहा है कि उनका विस्थापन कराया जाएगा, लेकिन लिखित तौर पर उनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने उस इलाके में। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर रायसेन से, जहां मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस पुलिया के नीचे गिर गई। हादसे में मरीज और उसकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि बेटा उसका घायल हुआ बताया जा रहा है। बेगमगंज से मरीज प्रीतम रैकवार को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। एम्बुलेंस के जरिए प्रीतम रैकवार को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था और इस बीच देवनगर थाना इलाके के मुड़िया खेड़ा के पास एम्बुलेंस पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हुआ बताया जा रहा है। और दिनेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। दिनेश, कैसे हुई है दुर्घटना? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के बेगमगंज के ग्राम भैंसवाई कला के ये प्रीतम रैकवार हैं, जो पाइल्स की बीमारी के चलते इनको देर रात यहाँ पर बेगमगंज अस्पताल से यहाँ पर रायसेन जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। इस दौरान इनकी पत्नी भी इनके साथ मौजूद थी। इसी दौरान देवनाथ थाना क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा के पास जो एम्बुलेंस
है वो यहाँ पर अनियंत्रित होकर यहाँ पर पुलिया के नीचे गिर गई, जिसमें इस घटना में पत्नी दंपति की मौत हो गई है, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है। अन्य जो चालक वो भी यहाँ पर घायल है। लेकिन आशीष मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले में पहले भी एम्बुलेंस चालक हैं और जो क्लीनर हैं, इनकी शराबखोरी के जो वीडियो आते रहे हैं। अब इस घटना में देवनगर थाना प्रभारी जो है हमारी शैलेंद्र दायमा, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि जांच पूरी की जा रही है, क्योंकि पहले भी शराबखोरी के मामले जो एम्बुलेंस चालक के सामने आए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब के नशे में एम्बुलेंस चालक जिसके कारण घटना हुई है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है बारीकी से कर रही है। लेकिन बड़ा ही दुखद घटनाक्रम है यहाँ पर, जो है बुजुर्ग जो दंपत्ति यहाँ पर, उनकी यहाँ पर मौत हो गई है और जो उनका बेटा है 28 वर्षीय, वो भी यहाँ पर इस घटना में घायल है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए दिनेश। और भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी भेंट की। सरकारी स्कूल्स के कुल 7,900 छात्राओं को स्कूटी दी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने इन्हें चाबी सौंपी। खास बात यह रही कि छात्राओं को स्कूटी चुनने का विकल्प तक दिया गया। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकते हैं, और जो पेट्रोल वाली स्कूटी प्रेफर करते हैं उन्हें पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी गई है। दरअसल इलेक्ट्रिक स्कूटी चुनने वाली छात्राओं को 1,20,000 रुपए, जबकि पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी के लिए 90 से 95,000 रुपए उनके खाते में डाले गए हैं। सीएम ने इन छात्राओं को नसीहत देते हुए कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में छात्राओं को अपना कैरियर बनाना चाहिए। सीएम ने कहा कि जब हम खुद का काम करते हैं, दूसरों को भी रोजगार देते हैं। तो रोजगार सृजन के लिए खुद अपना कोई काम अपने बूते पर एंटरप्रेन्योरशिप के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बोलते नजर आए और उन्होंने प्रोत्साहित किया उन सभी को कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते। और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पे संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप में से, हम में से कई सारे लोग टैलेंटेड में, अमेरिका के एक राष्ट्रपति का नाम भी आता है, अब्राहम लिंकन। कितनी बार आ रहे थे साहब वो? 13 बार लगातार। वो भी ऐसे ही गरीबी रेखा से निकले। पढ़ने के लिए घर में लाइट नहीं, तो जो बाहर लैंप था उनका सड़क का, उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बाद जब राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद लैंप था उनका सड़क का, उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बाद जब राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनने जो काम किया है, दुनिया याद रखती, बाकी राष्ट्रपति भूल जाते, लेकिन अब्राहम लिंकन सदैव याद रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप में से वो सारी संभावना है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्र छात्राओं को स्कूटी प्रदान की, टॉपर्स को, और जो स्कूटी उनकी चॉइस की दी गई है, कुछ इलेक्ट्रिक तो कुछ पेट्रोल की स्कूटी प्रदान की गई हैं। और प्रदेश में सरकार द्वारा 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी दिए जाने पर सियासत भी गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस मामले में सरकार बहुत देर से आई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सो रही थी, विपक्ष ने उसे जगाया। वहीं उन्होंने कहा कि लैपटॉप वितरण की बात सरकार नहीं कर रही है। देखिए, सरकार को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी? हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस विधायक दल, हम लोगों ने सबने 2 सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अभी लैपटॉप की बात तो सरकार कर नहीं रही है, कब देगी पता नहीं। तो मैं समझता हूं कि सरकार क्या लाडली बहना को ही सब पूरा पैसा दे रही थी? क्या इन मेधावी छात्रों को भूल गई थी प्रदेश के अंदर? और अशोकनगर में दामाद ने ससुराल में कोहराम मचा दिया। दरअसल दामाद ने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी, तो पत्नी की बुआ और चाचा को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं मारपीट की घटना में आरोपी दामाद भी घायल हुआ है। दरअसल चंदेरी वार्ड नंबर 1 की पूरी घटना बताई जा रही है। पति से विवाद के बाद पत्नी अपने मायके में आकर रह रही थी, और इस बीच दामाद पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा, लेकिन पत्नी छिप गई। अब इस बात से वो नाराज हो गया। कहासुनी के बाद उसने अपने साले को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं बीच बचाव करने के लिए पहुंची बुआ और चाचा से भी मारपीट हुई।
घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन आपसी विवाद के बाद पत्नी कुछ समय से मायके में ही रह रही थी। और सतना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 6 महीने की प्रेग्नेंट एक महिला की कागजों में डिलीवरी दिखा दी गई। दरअसल बच्चे का भी जन्म मार्च में होना है, बावजूद इसके कागजों में बच्ची को जन्म दिखा दिया गया। आपको बता दें कि सोहावल जनपद पंचायत के कुड़िया गांव का ये मामला है। अनमोल पोर्टल में 2 किलो 600 ग्राम की बच्ची का जन्म होना दिखाया गया है, जबकि महिला की अभी डिलीवरी हुई ही नहीं है। और इस गड़बड़ी की वजह से महिला को हितग्राही मूलक योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। और स्वास्थ्य अधिकारी डेटा फीड करने में लापरवाही को लेकर शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं और साथ ही पोर्टल में सुधार की बात भी कह रहे हैं। अपने एनएम से के द्वारा जानकारी पाई कि आपकी बच्ची हो गई 30 दिसंबर को, और अनमोल ऐप के जरिए मेरे को जानकारी मिली है कि 2.5 किलो की लड़की हो गई है आपके। 11 महीने हो गए मेरी शादी हुए, 26 तारीख को शादी हुई थी अक्टूबर में, और मेरे को लड़की दर्शा दी गई। मानसिक रूप से मैं बेहद परेशानी में उलझ रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आपने जो बताया ये गलती हमारे एएनएम ने की है, तो उसमें उसका करेक्शन कर जाएगा और उसको अनमोल पोर्टल में डिलीवरी हो गई के कारण से भविष्य में उसको प्रसूति सहायता का लाभ नहीं मिलेगा, ये नहीं सुनिश्चित करेंगे, उसको लाभ मिलेगा। और इस तरह की दोबारा गलती कोई न करे, इसके लिए उसको चेतावनी बॉन्ड। और शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट है, कोई गंध यहाँ से मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये फील्ड में जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं उनकी लापरवाही है। और पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि गांव की ही जो एनएनएम है उर्मिला सिंह, उनका पारिवारिक दुश्मनी है और संभवतः उन्होंने इस तरह से सामाजिक रूप से बदनाम करने की साजिश रची है। और अनमोल पोर्टल में गर्भवती महिला को बच्ची दिखा दी गई है। लगभग जुलाई में ये प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, जिसमें से पॉजिटिव आया था और उसको डॉक्टरों ने मार्च महीने में बच्चे नवजात के जन्म की बात कही गई है, लेकिन 6 महीने में ही उस बच्ची का जन्म हो गया। और उसकी वजह से वो जो संबल कार्डधारी है, जिसको 16,000 रुपये अनुदान मिलता है स्वास्थ्य के लिए, प्रसूता को खाना पीना के लिए, खुराकी के लिए, तो ऐसे में उससे वो वंचित रह गया और सामाजिक रूप से जगहसाई भी हो रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में जिला जो स्वास्थ्य अधिकारी है उन्होंने संज्ञान में लिया है और प्राथमिक रूप से एनएनएम को दोषी माना है और उसको शोकाज नोटिस जारी किया है। साथ ही अनमोल पोर्टल में नाम जो प्रसव का डेट है उसको हटाकर बाद में सुधार करने की बात कही है। और ये भी आश्वासन दिया है कि उसको जो भी हितग्राही मूलक योजना है उसको समुचित लाभ दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही है, पीड़ित उस पर साजिश की बात कह रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शिवेंद्र। और शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईओडब्ल्यू ने सरकारी टीचर के घर पर छापा मारा। सुरेश सिंह भदौरिया के घर पर रेड मारी गई। दरअसल सुबह सुबह तड़के ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा। दस्तावेजों की फिलहाल जांच चल रही है। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, ईओडब्ल्यू ने सरकारी टीचर के घर छापा मारा। सुरेश सिंह भदौरिया के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम तड़के पहुंच गई और छापा मारा गया। दस्तावेजों की फिलहाल जांच की जा रही है। अभी हालांकि ईओडब्ल्यू ने किसी तरह की कोई बात प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है कि क्या यहां से अब तक बरामदगी हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि शिवपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईओडब्ल्यू ने सरकारी टीचर के घर छापा मारा और सुरेश सिंह भदौरिया के घर रेड हुई है। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। किस तरह की गड़बड़ियां या किस तरह की अनियमितताएं यहां पर जिस आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है, हालांकि इस बारे में कोई डिटेल अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल आपको बता दें कि शिवपुरी से मामला सामने आया, जहां पर ईओडब्ल्यू ने सरकारी एक शिक्षक जिसके घर पर छापा मारा है, नाम है सुरेश सिंह भदौरिया। और आज सुबह जब टीम ईओडब्ल्यू की उनके घर पहुंची, उस वक्त वे घर पर ही थे और कार्रवाई के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां
सरकारी स्कूल में बतौर टीचर, बतौर शिक्षक काम करने वाले सुरेश सिंह भदौरिया के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। और देखिए कई गाड़ियां यहां पर विभाग के लोगों की बताई जा रही हैं। सभी गाड़ियां जो टीम को लेकर पहुंची थी, तो काफ़ी संख्या में सभी पहुंचे हैं और सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं ये। और हालांकि आप इनका अगर घर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा बहुत बड़ा एक घर काफ़ी बड़ा घर है ये, जो बताया जा रहा है सुरेश सिंह भदौरिया का है। और इसके अलावा क्या और भी कोई गड़बड़ी, क्या और भी कुछ तथ्य इसमें सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में ईओडब्ल्यू की तरफ से तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अशोक हमारे सहयोगी इस वक्त जरूर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अशोक, लगभग कब टीम यहां पहुंची, कितने अधिकारी हैं और ईओडब्ल्यू की टीम की अब तक की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? और लगता संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से, एक बार फिर से प्रयास करेंगे बात करने का उनसे। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेश सिंह भदौरिया के घर पर रेड मारी गई और ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची थी रेड मारने। दस्तावेजों की अभी जांच चल रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति रहती है। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है, ये भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच कवासी लखमा को एक बड़ा झटका, दरअसल आबकारी मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कवासी लखमा को कोर्ट से एक बड़ा झटका फिर लगा है। पूर्व आबकारी मंत्री को बड़ा झटका लगा है। दरअसल फर्स्ट एडीजे ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभी फिलहाल वो न्यायिक रिमांड पर, न्यायिक हिरासत में है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल में रखा जाएगा कवासी लखमा को। हालांकि एक जो उम्मीद उन्हें ये थी कि जमानत याचिका लगाई थी तो शायद उन्हें जमानत मिल जाती है। इस पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी ने शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था, रिमांड में लेकर के पूछताछ की थी, उसके बाद फिर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज उस जो कवासी लखमा है पूर्व आबकारी मंत्री, उसकी जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई हुई और फर्स्ट एडीजे निधि शर्मा की कोर्ट में दोनों उभय पक्षों की बहस चली और उसके बाद जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है। और फिलहाल जो कवासी लखमा के वकील है उन्होंने ये कहा है कि आगे और भी जो उच्च न्यायालय है वहां पर जाएंगे और वहां पर अपील की जो अपील है वो करेंगे। जमानत याचिका को लेकर के फिर से एक बार अपील जो है वो की जाएगी। और फिलहाल अभी जो पूर्व आबकारी मंत्री की जमानत याचिका है कोर्ट ने खारिज कर दी है। लेकिन संभावनाएं तो ये बन रही थी कि ईडी ने अगर जब जमानत नहीं मांगी है तो ईडी ने रिमांड नहीं मांगी है तो जमानत मिलने की संभावना थी। कवासी लखमा को कहीं ना कहीं उम्मीद रही होगी, लेकिन खारिज की जाने के पीछे कोई आधार, कोई ठोस तथ्य? देखिए आशीष, ये लगभग 2200 करोड़ से भी अधिक का ये पूरा घोटाला है। और सबसे खास बात ये है कि जितने भी जो शराब लीकर इसके मामले में जो आरोपी जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी, चाहे जो अनवर ढेबर हो, चाहे एपी त्रिपाठी हो, और कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी तक लगभग 2 सालों से जेल में बंद है। बड़ा स्कीम है, अभी इसमें छानबीन और भी की जा रही है और नकली होलोग्राम भी मिले थे और ये तमाम जो कार्यवाही है वो चल ही रही है। ऐसे में ऐसे मामलों की कहीं गवाहों को जो प्रभावित ना कर सके और किसी तरह के ये तमाम चीजें हैं, तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की जो घटनाएं पहले की कुछ जांचों में हमने देखी हैं, संभवतः इसी एहतियात के चलते न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा गया। लेकिन जमानत याचिका खारिज करने के पीछे भी यही तथ्य ठोस अभी तक माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।